गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज का हमारा टॉपिक है नसरुद्दीन महमूद। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से रज़िया सुल्तान जो थी उसने रूल किया अपने पापा के बाद, इल्तुतमिश के बाद। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके जो नॉबल्स थे उसके राज्य में वो उसे पसंद नहीं करते थे और उसके कारण उन्हें षड्यंत्र रचा और बाद में फिर उसने उनसे लड़ने के लिए, बचने के लिए उसने शादी की थी अल्तुनिया के साथ। लेकिन वो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं निकला और लास्ट में जो रिबल्स थे, जो इनके लिए जो इनके पीछे लगे थे, जो भी इनको हटाना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, रज़िया और उसके हस्बैंड अल्तुनिया दोनों को कैप्चर किया और उसको बाद में मार दिया गया। तो इसी तरह से रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड, फिर अंत होने के बाद उसके भाई जो थे वो बने राजा। तो उसके भाई में से उसके भाई सारे, तो कौन बना, जो सबसे छोटा था वो बना राजा। कौन था? नसरुद्दीन महमूद, उसे बनाया गया राजा। तो ये उसका स्टेप ब्रदर था। तो क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि ये जितने उनके भाई है कोई भी लायक नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने रज़िया को बनाया था। लेकिन बाद में उसके भाइयों और नॉबल्स के कारण उनकी डेथ हुई और डेथ के बाद वापस से नसरुद्दीन जो थे, नसरुद्दीन महमूद, वो बना राजा। और वो छोटा था, यंगेस्ट था, क्योंकि बड़ा जो भाई था उससे, वो पहले ही रज़िया से पहले उसने रूल किया था। रज़िया ने उसको मार के फिर वो रूल करना उन्होंने शुरू किया था। अब आता है कि इन्होंने रूल किया, लेकिन ये जितने कैपेबल नहीं थे और रूल्स करना, उनको जो भी नॉलेज था वो कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो लेकिन फिर भी कहा गया इन्होंने अच्छा खासा रूल किया लॉन्ग पीरियड में। लेकिन क्योंकि ये जो थे, जब उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी तो इनको क्या था, इनको डिपेंड होना पड़ा किसके ऊपर? नॉबल्स के ऊपर, जो मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसके बेस पे इनके ऊपर अपना पूरा भरोसा ही नहीं, ये जो बोलेंगे वही। तो मतलब देखा गया कि नसरुद्दीन जो था वो क्या बन गया? एक पपेट बन गया। किन के हाथ में? नॉबल्स के हाथ में वो पपेट बन गया। और नॉबल्स की इच्छा से जो भी नॉबल्स चाहते थे उससे वो आराम से बोलते थे नसरुद्दीन को, और नसरुद्दीन उनकी बात मान के उसको वो फॉलो करते थे, उनकी रूल्स अकॉर्डिंग वो करते थे। तो देखा गया कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कौन करता? नॉबल। और रूल कौन करता? नॉबल्स। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी 20 ईयर्स जो था, उसने 20 साल उसने रूल किया। और उस 20 सालों में देखा गया पावर जो था किसके हाथ में था? चहागन। जो इल्तुतमिश ने 40 नॉबल्स जो थे, 40 नॉबल्स की जो ग्रुप बनाई थी, मिनिस्ट्री बनाई थी, और ये इनके अकॉर्डिंग ये ग्रुप में से एक बड़ा लीडर था। ठीक है, तो ग्रुप का लीडर, तो नॉबल्स जो थे 40 नॉबल्स, उसका लीडर जो था गियासुद्दीन बलबन। तो ये लीडर था गियासुद्दीन बलबन, और उसने देखा गया कि रूल जो था वही कर रहा था, लीडर कर रहा था, उस चागनी के लीडर गियासुद्दीन बलबन। तो नसरुद्दीन के मरने के बाद अब बलबन जो था, गियासुद्दीन बलबन, वो बन गया रूलर। उसने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ द रूलर ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत। और इसने रूल किया, इसने भी रूल किया 2 डिकेड्स, मतलब 20 ईयर्स तक इसने भी रूल किया, 2 डिकेड्स तक। अब बलबन जो थे किसके बाद आए? वो नसरुद्दीन के बाद आए। तो बलबन वॉज द मोस्ट एफिशिएंट रूलर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बाद उसका बड़ा बेटा था, जो स्टेप ब्रदर था रज़िया का। फिर रज़िया ने उसको मारा, फिर रज़िया बनी, फिर रज़िया का छोटा भाई वापस नसरुद्दीन बना, उसको हटाने के बाद बलबन आया। तो इस तरह से अब तक हमने जितने सारे पीरियड देखा रूलर्स, उसमें से कहा गया अब तक में कि गियासुद्दीन बलबन जो था वो थोड़ा सा अच्छा था, एफिशिएंट, मतलब लायक था और ढंग से रूल कर रहा था जैसे राजा को होना चाहिए। सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रूल, अपनी जो 20 ईयर्स की रूलिंग पीरियड में इसने कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है तो फॉलो करवाए, स्ट्रिक्ट। एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान, मतलब कि जो रूलर, जो किंग बोलेगा, किंग की ही बात माननी पड़ेगी। एनकरेज द पावर ऑफ द नॉबल्टीज, क्योंकि इसने देखा था कि ये खुद एक लीडर था नॉबल्स के, 40 नॉबल्स के अंदर ये खुद उसका लीडर था और नॉबल्स जो थे कंट्रोल कर रहे थे। तो इसी तरह से इसको पता था कि अगर इसे बाकी लोग भी चाहेंगे कि इसको हटा दे नॉबल्स, तो इसने नॉबल्स का जो पावर था उसको कम करने के लिए उसने यूज़ किया पावर, ताकि नॉबल्स जो है वो उसकी पावर्स को कंट्रोल में कर ले। फिर स्टेबिलिटी, ताकि राज्य जो ढंग से चले, बाय सप्रेसिंग द रिवॉल्ट ऑफ प्रोविंसेस गवर्नर, जो स्टेट गवर्नर थे, जो स्टेट के अंदर गवर्नर था, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए।
और इन्होंने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया था, क्योंकि राजा अगर लड़े तो उसके साथ उसके पास एक अच्छा खासा आर्मी होना चाहिए, इसीलिए। सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर द रूलर ऑफ द मुमलक डायनेस्टी वॉज द लैक ऑफ लॉयल लिनेजेस। तो यहाँ पे देखा गया जो चैलेंजेस है, मुमलिक मीन्स सुल्तान डायनेस्टी, ठीक है। मुमलिक दैट वाज द अरबिक वर्ड, मुमलिक का मतलब होता है सुल्तान। हमने यहाँ पे पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो ये स्लेव जो था, मुमलिक मीन्स स्लेव डायनेस्टी, और उसका रूलर जो था वो जो भी सुल्तान थे। तो यहाँ पे मुमलिक डायनेस्टी में जो सबसे बड़ी चैलेंजेस दिखी वो क्या कमी थी कि यहाँ पर जो भी रॉयल थे, जो राजा के करीब था, जैसे नॉबल्स थे, क्योंकि राजा इनसे डिस्कस करते थे, इनसे डिस्कस करने के बाद इनसे एडवाइस लेते थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है अपना अकेला डिसीजन लेता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है, साथ में और भी मिनिस्टर्स की डिसीजन लेता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल्स बॉडी से वो डिस्कस करता है, तो वैसे राजा भी डिस्कस करता था, नॉबल से एडवाइस लेने के बाद ही काम करते थे। तो देखा गया कि जितने सारे जो भी थे उनके रॉयल्स, तो वो जो थे सभी, उनके अंदर कमी थी कि वो सभी अपने आप में पावरफुल होना चाह रहे थे और अपने आप में राजा बनना चाह रहे थे। तो ये चीज़ें थी, ये सबसे बड़ी चैलेंज थी स्लेव डायनेस्टी के अंदर। अब बलबन हिमसेल्फ वाज अ स्लेव, जैसे अभी हमने देखा कि बलबन खुद एक स्लेव था। किसका था? इल्तुतमिश के अंदर। कहा जाता बलबन खुद जो था वो एक स्लेव था अपनी यंग एज में, एंड ही बिकम द पार्ट ऑफ, और किसी हालत से बाद में वो एक चाहगनी का एक हिस्सा बन जाता है। एक इंसिडेंट, कोई भी कारण के कारण वो वहाँ पे एज अ नॉबल वो बन जाता है। टू एस्टैब्लिश अनचैलेंज अथॉरिटी, तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना, यही चीज़ों को जो नॉबल्स बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस चैलेंज को कंट्रोल करना। सो ही डिक्लेयर्ड द सुल्तान शुड बी कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि राजा जो है, जो सुल्तान है, वो भगवान जैसा ही है, क्योंकि पृथ्वी में, धरती में, अर्थ में जो प्रजा को देखता है वो कौन है? राजा होता है। तो राजा जो है भगवान का ही रूप होता है। इन्होंने इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया सिटीजन के सामने, जनता के सामने। बर्मन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा। इन्होंने फिर एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर्शियन। ये मोस्टली पर्शियन कस्टम में आता है कि राजा जो होते हैं उनको झुक के उनको सलाम किया जाता है, उनकी फीट को या फिर उनके हैंड को टच करके किस करते हैं, वो करते। तो इस तरह से सिजदा जो है इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा है देखो, नीलिंग एंड टचिंग वन फॉरहेड टू द ग्राउंड एज शोन ऑफ रिस्पेक्ट। इस तरह से शुरुआत किया गया। एंड पायबोश मतलब किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान इन हिज कोर्ट। तो इसी तरह से ये सिस्टम इन्होंने शुरुआत किया, ताकि लोग जो जैसे भगवान के सामने हम झुकते हैं, माथा टेकते हैं, तो इस तरह से इन्होंने ये सिस्टम को अपने लिए शुरुआत किया। बलबन असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ द चाहगना। तो यहाँ पे बलबन को जो राजा बना वो कारण था कि चाहगना में जितने सारे, ये इनका लीडर था, तो इनके अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो बलबन वहाँ पे सुल्तान नहीं बन पाता। सो ही वॉज अवेयर दैट द माइट बिकम अ पोटेंशियल थ्रेट टू हिज अथॉरिटी। तो इनको ये पता था कहीं ना कहीं कि अगर इन लोगों ने मुझे राजा बनाया तो कहीं ना कहीं मुझे हटा के कोई और को भी राजा बना सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कोशिश किया कि इनका जो भी पावर है नॉबल्स का, उसको हमें कम करना कैसे भी करके, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने इस चीज़ों को ध्यान दिया। द रिवॉल्ट ऑफ प्रोविंसेस रूलर, अब जो स्टेट रूलर थे, हैड ऑलवेज बीन अ थ्रेट सुल्तान ऑफ द मुमलिक डायनेस्टी, क्योंकि ये शुरुआत थी, स्लेव डायनेस्टी ने शुरुआत की थी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी कि जो भी प्रोविंसेस गवर्नर है, जो भी अलग आसपास के छोटे मोटे रूलर्स थे, उनसे, ताकि वो जो उनकी पावर्स को क्रश ना करें, तो इन्होंने रिवोल्ट किया। Therefore whoever revolted, तो उन्होंने जो भी बलबन के सामने रिवोल्ट किया, बलबन ने उसको सप्रेस कर दिया, मतलब उसे हरा दिया और उनको अपने सामने झुकाना पड़ा। तो उनके सामने सभी लोग जो थे वो झुकने लगे और बलबन धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। एन एफिशिएंट spontaneous systems was developed by Balban to keep a check on all the development of his sultanate। इसी तरह से
इसने जितना बड़ा राज्य बनाया धीरे धीरे, उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए ताकि सारा काम जो है सही से हो और कोई भी इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे ताकि कोई इसे हटा ना सके। द एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कैसे कहा गया, क्या हुआ? बलबन रीजन वॉज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। कहा गया बलबन जब रूल करता ये अच्छा खासा स्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति देश की अच्छी खासी बढ़ रही थी। मैनी हिस्टोरियंस कंसिडर बलबन एज द ग्रेटर रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो को मानते थे कि इन्होंने बहुत अच्छे से स्लेव डायनेस्टी जब तक चल रहा था तब तक ये उसमें से सबसे अच्छा रूलर था। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन द नोबल्स रिगेन पावर एंड बिकम द किंग मार्का। अब जैसे ही बलबन का डेथ होता है तो वापस से जो नोबल्स थे जिसको बलबन ने उसकी पावर्स को कम कर दी थी वो वापस पावर में आ जाते हैं और वो वापस पावर में आने के बाद स्टार्ट ने क्या बनाया, किंग मेकर्स। क्या वो राजा किसको बनाएगा, कौन बनेगा राजा? तो बलबन हैज़ नॉमिनेटेड हिज एल्डेस्ट सन। बलबन ने पहले ही अपने बड़े बेटे को घोषित कर दिया था कि मरने के बाद वो बनेगा राजा। नाम क्या था उनका? कैस खुसरो एंड हिज सक्सेसर। बट द नोबल फेवर क्या, लेकिन नोबल जो थे उनको ये पसंद नहीं था, कैस खुसरो जो थे वो पसंद नहीं थे। उन्होंने किसका फेवर किया कि कौन होगा राजा? कैयूबद हु वाज द सन ऑफ द इंडिपेंडेंट रूलर, जो एक खुद इंडिपेंडेंट रूलर थे, वो उनका बेटा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसे राजा बनाना पड़ेगा। कैयूबद जो है ये ज़्यादा अच्छा है उससे रूलर, और ये कहाँ के रूलर थे? रूलर इन बंगाल। तो कैयूबद असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली विद द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स। तो कैयूबद को रूलर बना दिया गया, लेकिन ये किसके हाथ से बने? नोबल्स के हाथ से बने। एंड ही वॉज कंट्रोल्ड बाय द नोबल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो जैसे ही हमने देखा कि नसरुद्दीन जिस तरह से पपेट बना था बलबन के हाथ में, वैसे ही इसे भी नोबल्स ने अपने हाथों में रखा कठपुतली के जैसा और इसे रूल करना लगे। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए राजा था, पावर जो कंट्रोल कर रहा था वो कौन था? नोबल्स था। लेकिन जब बलबन किंग बना था तो बलबन ने इनका पावर कम कर दिया था। तो इसी तरह से उन लोगों ने बलबन को पसंद नहीं कर रहे थे, और इसी तरह से बलबन जो अपने बेटे को बनाया राजा, उसने कहा कि नहीं, वो राजा नहीं बनेगा और ये हमारे लिए ये राजा नहीं, इसे बनाएंगे राजा। जो बंगाल के रूलर्स थे उनको बना दिया। सो अ पावर टसल्स बिटवीन द नोबल्स कैरेक्टराइज द लास्ट ईयर ऑफ द मुमलिक डायनेस्टी। तो देखा गया जो लास्ट ईयर था डायनेस्टी का, जो स्लेव डायनेस्टी का, ये पावर टसल्स में होता है कि उथल पुथल हो रही थी। कभी पावर जो नोबल्स के हाथ में गया तो कभी राजा के हाथ में। तो कठपुतली की तरह राजा जो थे इनके हाथ में थे, नोबल्स के हाथ में थे। कब तक? मुमलिक डायनेस्टी तक, मतलब स्लेव डायनेस्टी। मैनी एम्बिशियस नोबल्स हैड एन आई फॉर द सीट ऑफ पावर। इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो खुद चाहते थे कि वो राजा बने। फाइनली जलालुद्दीन खिलजी एन अफगान नोबल टुक कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इसी तरह से उनमें से एक नोबल जो था जलालुद्दीन खिलजी, ये नोबल्स कहाँ से थे? अफगान के थे। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो दिल्ली का राजा है, दिल्ली सल्तनत। और इन्होंने पीरियड कौन सा पीरियड था? कौन सा पीरियड था? 1290। एंड द रूलर ऑफ द ममलिक केम टू एन एंड। और इसी तरह से देखा गया कि अफगान जलालुद्दीन खिलजी ने किसका एंड किया? मुमलिक डायनेस्टी का। ठीक है, क्योंकि मुमलिक डायनेस्टी एंड हुआ स्लेव डायनेस्टी, और शुरुआत किसने किया? नोबल्स ने। तो नोबल्स राजा बनने के बाद स्लेव डायनेस्टी का अंत हुआ और खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। एंड इसी तरह से खिलजी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखोगे अलाउद्दीन खिलजी, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कनकर करके पूरा ग्रीन वाला दिख रहा है इस तरह से। और ये जो लाइट ग्रीन दिख रही है नीचे वाली, ये लाइट ग्रीन जो है, ये है कि ये लोग इसके अंडर इन्फ्लुएंस थे, मतलब इनकी बात सुनते थे, मानते थे। और ये येलो वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से देखा गया अच्छा खासा एरिया जो था
खिलजी डायनेस्टी के अंदर था। तो अब ये कहा गया खिलजी डायनेस्टी ने शुरुआत की, जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सी डायनेस्टी शुरू की, उनका सरनेम खिलजी था तो उस तरह से खिलजी डायनेस्टी। ना बार बार ये डायनेस्टी जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब समझ में आया। डायनेस्टी का मतलब होता है जो किंग होते हैं, इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रूल करती है एक बार में ख़त्म नहीं होती है, उसे डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इनके बेटे, इसके बाद उसके दूसरे बेटे, तो इस तरह चलती रहती है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने शुरुआत की एंड ही वॉज वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। तो ये बहुत बूढ़े थे जब इसने वहाँ पे राजगद्दी संभाली। अ लॉट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंड इन सप्रेसिंग इंटरनेशनल रिबेलियंस। जब ये राजा बने तो सबसे पहले कि इनके जो आसपास के नॉबल्स थे वो भी चाहते थे, तो लेकिन ये बन गए थे, तो इनको सबसे पहले इन सभी नॉबल्स को उनको चुप कराना पड़ा, दबाना पड़ा। एंड ही वॉज एसिनेटेड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। एसिनेटेड का मतलब होता है हत्या करना। तो ये इनकी हत्या किसने की? जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन की हत्या की अलाउद्दीन खिलजी ने, और बाद में वो खुद वहाँ का राजा बना। नेक्स्ट, तो ये कौन था? ये नेफ्यू था, मतलब जलालुद्दीन का ये भतीजा था। ठीक है, नेफ्यू, भाई का बेटा होता है उसको बोलते हैं नेफ्यू। तो जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने क्या किया? जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद वो वहाँ का राजा बन गया। साथ में ये उनके दामाद भी थे, सन इन लॉ भी था। अलाउद्दीन जो थे उनके सन इन लॉ भी थे। तो इसी तरह से उन्होंने देखा गया कि अपने फादर इन लॉ में अपने ससुर की हत्या कर दी राज गद्दी संभालने के लिए, राज बनने के लिए। सर अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू एक्सटेंड द एम्पायर साउथ ऑफ द विंध्यास फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अलाउद्दीन खिलजी जब ये बना राजा तो उन्होंने क्या किया? कहा गया पहली बार दिल्ली सल्तनत में अंदर देखा गया कि साउथ नीचे जो इस तरह से हमारा आता है और ये महाराष्ट्र आ गया इस तरह से, तो यहाँ जो है विंध्या माउंटेन्स, इस तरह से 2 रिवर्स है, ये नर्मदा रिवर्स है और ये तापी, इसके बीच में विंध्या माउंटेन्स आता है। तो ऊपर से नीचे तक इस एरिया तक इन्होंने कनकर किया जो मोस्टली बहुत मुश्किल थी। तो विंध्या फॉर द फर्स्ट टाइम देखा गया सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत के अंदर। ही वॉज डेवलप्ड अ वेल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया ताकि लोग और प्रजा जो है इनसे खुश रहे और ये पूरी कंट्रोल करके रखे। सम ऑफ हिज मेजर नॉट ओनली लास्टेड थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द दिल्ली सल्तनत बट इन्फ्लुएंस लेटर रूलर लाइक शेर शाह, सूरी एंड अकबर ऑल्सो। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत में ही नहीं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी इन्होंने बनाया था, बल्कि बाकी बाद में आने वाले रूलर्स ने भी, इनकी इतनी अच्छी थी रूल सिस्टम कि शेर शाह सूरी ने भी अपनाया और अकबर ने भी उसे अपनाया। Soon after ascending the throne, अलाउद्दीन खिलजी कनकर गुजरात का जाता राजा बनने के बाद ही इसने शुरुआत कर दी आसपास के राज्यों को जीतने में। तो गुजरात जीता उन्होंने, फिर हैड एनेक्स टेरिटरी ऑफ रणथंभौर, मेवाड़, फिर उन्होंने चित्तौड़, उज्जैन, चंदेरिया, मांडवास, मालवा। खिलजी कंट्रोल ओवर द एंटायर नॉर्थ इंडिया, पूरा उसने कंट्रोल कर लिया, अपने राज्य में शामिल कर लिया। Now, in 1306 to 1307, Alauddin sent an expedition to southern India under his trusted general Malik Kafur and brought the Yadavas of Devagiri under his control. तो यहाँ पे देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो थे अपने बहुत ही वफादार जो था उसे भेजा जनरल मलिक कफूर को, ताकि साउथ में देवगिरी तक, वहाँ तक उन्होंने कंट्रोल करना है, उसे अपने अंडर में मिलाना अपने राज्य के साथ। तो 2 ईयर कहा गया, 2 ईयर लेटर कफूर लीड अनदर एक्सपेडिशंस। 2 साल बाद वापस कफूर ने साउथ की तरफ रुख किया और वहाँ पे कनकर के वहाँ पे एरिया जो था, और वहाँ पे रूल कौन कर रहा था? काकातियाज ऑफ वरंगल्स, जो रूलर थे काकातिया वरंगल्स, और पांड्यास ऑफ मदुराई एंड होसैयास ऑफ द्वारा समुद्रा, इन सभी एरिया को उन्होंने मर्ज किया, अपने अंडर में कर लिया। सो बाय 1310 में देखा गया ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर आ चुका था। एंड ही डिड नॉट एनेक्स द साउथर्न किंगडम्स, कुछ साउथ एरिया था जो उसको उसने एनेक्स नहीं कर पाया। द डिफीटेड मोनार्च वे अलाउड टू रूल देयर टेरिटरी इन रिटर्न फॉर एक्सेप्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ द सुल्तान, लेकिन बदले में उनको ये बोला गया कि जो भी सुल्तान बोलेंगे उनको मानना पड़ेगा, सुल्तान की ही ऑर्डर फॉलो करनी पड़ेगी।
तब जाके उन्होंने उनको बोल दिया। नाउ कहा जाता है तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो उनकी बात मानेंगे और उनके सोवरेंटी के अंदर रहेंगे और उन्हें ट्रिब्यूट करें, मतलब उनको टैक्स देंगे। तब दिल्ली सल्तनत टर्न इनटू एन एम्पायर अंडर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और धीरे धीरे देखा गया कि दिल्ली सल्तनत जो था एक अम्पायर के रूप में खड़ा होने लगा, एक बहुत बड़ा राज्य जिसकी नॉर्थ ईस्ट साउथ तब पूरा फैलने लगा। ऐसे राज्यों को अम्पायर के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से द सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वी आर इनकॉम्पिटेंट, कहा गया जो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो सक्सेसर थे वो लायक नहीं थे कितना बड़ा राज्य को संभाल सके, पावरफुल और उसे रूल कर सके। सो हिज डेथ इन 1316 was followed by a period of political turmoil until Ghiyazuddin Tughlaq defeated the last Khilji ruler Khusro Malik in 1320 and established the Tughlaq dynasty। तो इसके पास इसके मरने के बाद अलाउद्दीन के पास कोई सक्सेसर नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए इसके आसपास जो भी पॉलिटिकल था कि वो मैं राजा बनूंगा आपस में लड़ रहे थे। तो सिचुएशन जो था कंट्री के अंदर वो बहुत ही बुरा था। तो जिसका फ़ायदा किसने उठाया? गियाजुद्दीन तुगलक। और इन्होंने लास्ट जो खिलजी रूलर था खुसरो मलिक उसको हराया और इन्होंने शुरुआत कर दी कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो आज यहीं तक रखते हैं तुगलक डायनेस्टी। और इसे प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद जो है ना इसको चैप्टर को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।